हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एनिमल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमारे वो लेवल्स हैं बॉडी के जिसके थ्रू हम सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स को अचीव करते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप देखिए कि जब हम एक कंट्री की बात करते हैं तो कंट्री की शुरुआत होती है एक सिंगल घर से। जब कुछ घर मिल जाते हैं तो वो बनाते हैं हैमलेट। जब हैमलेट में थोड़े से और घर जुड़ जाते हैं तो वो बनाते हैं विलेज। विलेज डेवलप होते होते बनाते हैं टाउन्स। टाउन्स बनाते हैं स्मॉल सिटीज़। स्मॉल सिटीज़ बनाएंगे थोड़े से बड़े सिटीज़, और स्मॉल और लार्ज सिटीज़ ये मिलके बनाते हैं एक डिस्ट्रिक्ट। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स मिलके बनाते हैं एक स्टेट, और बहुत सारी स्टेट्स मिलके बनाती हैं एक कंट्री। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर लेवल ऑफ हिरार्की है, राइट? तब जाकर एक कंट्री बनता है। उसी तरीके से जो हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स बॉडीज़ हैं, वो सबकी शुरुआत बहुत ही सिंपल लेवल से होती है। और किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये चीज़ हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली क्लास एनिमल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में। नाउ, अगर हम बात करें जितने भी हमारे लिविंग बींग्स हैं, वो सारे के सारे बहुत ही सिंपल लेवल से कॉम्प्लेक्स लेवल की तरफ जाते हैं, राइट? और जो भी लिविंग मैटर है वो सब सिंपल केमिकल से ही ड्राइव होता है, यानी उसी से मिलके बनता है। तो ये हमारे कुछ सिंपल केमिकल्स हैं, और ये सिंपल केमिकल्स पहले एक हाई लेवल ऑफ या हाई हिरार्की ऑफ या फिर एक पॉलीमेरिक फॉर्म बनाएंगे, और फिर वो सब मिलके बनाते हैं सेल्स। तो जो सिंपल केमिकल्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाएंगे। जैसे प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड सिंपल है, लेकिन जब अमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू एक लंबी लंबी चेन बनाएगा तो वो प्रोटीन बन जाता है। इसी तरीके से न्यूक्लियोटाइड्स हमारे डीएनए बन जाते हैं। सिंपल शुगर्स हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि किस तरीके से जो सिंपल केमिकल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बना रहे हैं। और जब ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस साथ में कॉपरेशन करते हैं, कॉपरेट करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो इंडिपेंडेंट बनती है, तब वो बनाते हैं लिविंग सेल्स। और ये जो हमारी सेल्स होती हैं ये हमारी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती हैं, राइट? ये हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होती हैं। अब बहुत सारी स्पेशलाइज्ड सेल्स या सेल्स ये एक ग्रुप बना देती हैं जिसका एक पर्टिकुलर टास्क होता है, और हम उसको बोलते हैं टिश्यूज़। तो सेल्स मिलके बनाती हैं टिश्यूज़ को। बहुत सारे टिश्यूज़ मिलके बनाते हैं ऑर्गन्स को। ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। अब आप यहाँ देखिए किस तरीके से ये डाइजेस्टिव सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, न्यूरल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। और जब सारे के सारे सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं और पूरी बॉडी को एक ऑर्गेनिज्म की तरह मेंटेन करते हैं, तो वो हमारा बन जाता है एक कंप्लीट बॉडी। तो इस तरीके से शुरुआत सभी की होती है कुछ केमिकल से, लेकिन बनते बनते वो कॉम्प्लेक्सिटी हमारी अचीव होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी। अब अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। शुरुआत में जो ऑर्गेनिजम्स थे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, राइट? और वो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वो आज भी आपको देखने को मिलेंगे। वो सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं जैसे बैक्टीरिया, या फिर वो यूकैरियोटिक सेल्स भी हो सकती हैं जैसे कि पैरामीशियम। अब यहाँ देखिए ये एक बैक्टीरिया की सेल है और ये सिंगल पैरामीशियम की सेल है। ये यूकैरियोट है और ये प्रोकैरियोट है। ओके, नाउ सिंगल सेल ही अपनी सारी लाइफ प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो भी लाइफ प्रोसेसेस होंगी उसमें किसी और सेल का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। वो सिंगल सेल सारे काम खुद करेगी। जैसे एक पूरी बड़ी बॉडी, एक मल्टी सेलुलर बॉडी काम करने के लिए उनके पास अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग टिश्यूज़ होते हैं, लेकिन सिंगल सेल अपना सारा का सारा काम एक ही सेल में करती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उससे ये सेल्स किस वे में सबसे ज़्यादा डिफरेंट होती हैं कि ये सेल्स हमेशा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ डायरेक्टली एक्सपोज होती हैं, और वो एक्सपोजर ही उनको सरवाइव करने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि इनका जो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो होता है वो हाई होना चाहिए, ताकि वो एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स को ले पाएँ
गैसेस को ले पाएँ और अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर भेज पाएँ, और ये काम होता है सारा का सारा ऑस्मोसिस से, राइट? तो वो सारी, या डिफ्यूजन से। तो ये प्रोसेस के लिए हमें हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो चाहिए ही चाहिए। अब सरफेस एरिया, अगर हमें ये वाला रेशियो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो हाई चाहिए, तो उसके लिए हमारा सरफेस एरिया ज़्यादा होना पड़ेगा, क्योंकि ये है हमारा न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर हमारा कम होगा। जितना ये कम होगा उतना ही ये रेशो हमारा बढ़ेगा। तो वॉल्यूम हमारा जितना ज़्यादा कम होगा उतना हमारा रेशो बढ़ जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि वॉल्यूम अगर कम होना है तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा सेल का, और जब सेल का साइज़ छोटा हो जाएगा तो उसका सरफेस एरिया बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए ये जितने भी हमारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ये आपको माइक्रोस्कोपिक साइज़ के मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो चाहिए होता है अपने एनवायरनमेंट के साथ डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू अपने मटेरियल को एक्सचेंज करने के लिए। ओके, और इसी वजह से ये इनका हाई सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो की वजह से ही इनका इनपुट और आउटपुट ऑफ मटेरियल होता है वो बहुत ही एफिशिएंट होता है। क्लियर हो गई ये बात? चलिए, अब हम बात करेंगे दूसरे तरीके के ऑर्गेनिज्म जिनको हम लोग बोलते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स। कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स हम उन आइडेंटिकल सेल्स को या उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं जो एक ग्रुप में रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉलोनी। ओके, अब ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो इंडिपेंडेंट सेल्स भी हैं, अगर ये कॉलोनी में रह रही हैं तो भी ये अपनी लाइफ प्रोसेसेस को इंडिपेंडेंटली करते हैं। इनका कॉलोनी में रहते ज़रूर हैं, लेकिन इनकी सारी लाइफ प्रोसेसेस अपने आप होती हैं। एक सिंगल सेल या सिंगल ऑर्गेनिजम्स ये खुद करते हैं, किसी और सेल पर कॉलोनी में डिपेंड नहीं करते। ये देखिए, ये कोरल की कॉलोनी है, और कोरल जो है हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, राइट? तो यहाँ पर देखिए, ये एक एग्जाम्पल है कि किस तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं। और ये हमारे वोल्वॉक्स की कॉलोनी है, जो कि एल्गी होती हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं ये, और ये किस तरीके से एक कॉलोनी में रहते हैं। तो ये हमारे वोल्वॉक्स है, और ये हमारी कोरल की कॉलोनी की दो यहाँ पर पिक्चर्स आपको डेपिक्ट कर रही हैं कि किस तरीके से कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। अब जो कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें सेल्स जो होती हैं या ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, वो अपनी ऑटोनोमी को मेंटेन करते हैं, लेकिन साथ में वो सोशल बेनिफिट्स को यूटिलाइज करते हैं, जो कि एक कॉलोनी के तौर पर उनको मिलते हैं, और उसकी वजह से उनकी ओवरऑल फिटनेस बढ़ जाती है। कैसे होता है वो? सबसे पहले तो, अगर वो कॉलोनी में रहते हैं तो उनका सर्वाइवल और प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेडेटर्स बहुत बढ़ जाता है, राइट? क्योंकि जो प्रेडेटर्स होते हैं वो यूजुअली कॉलोनी को अटैक नहीं करते, या वो कॉलोनी को रेजिस्ट करते हैं अटैक करने से। इस वजह से वहाँ पर उनकी सर्वाइवेबिलिटी बढ़ जाती है, और उनका प्रेडेटर्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन बढ़ जाता है। तो ये एक सोशल बेनिफिट है जो उनको कॉलोनी फॉर्म में रहने से मिलता है। दूसरा, वो रिसोर्सेज को गैदर करने में ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं, राइट? क्योंकि वहाँ पर वो कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे हैं, तो वो आराम से उनको रिसोर्सेज वो गैदर करते हैं, और उसका बेनिफिट वो सारी इंडिविजुअल्स सेल्स या ऑर्गेनिजम्स उठाते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स एडवर्स कंडीशंस में तो कॉलोनियल फॉर्म में आते हैं, और जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं तो वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से भी कॉलोनियल बन जाते हैं। जब ज़रूरत पड़ी तो कॉलोनियल बन गए, जब नहीं ज़रूरत है तो वो फिर से अपने इंडिपेंडेंट फॉर्म के अंदर आ गए। ऐसे भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। साथ में रिप्रोडक्टिव एडवांटेज भी उनको मिलता है। अब रिप्रोडक्टिव एडवांटेज कैसे मिलता है? जो हमारी कॉलोनीज़ होती हैं, अगर वो क्लोनल कॉलोनीज़ हैं, क्लोनल कॉलोनीज़ का मतलब ये है कि उस कॉलोनीज़ की सारी सेल्स एक ही सेल से आई हैं, मदर सेल से आई हैं। तो हम ऐसी कॉलोनीज़ को बोलते हैं क्लोनल कॉलोनीज़। ये क्लोनल कॉलोनीज़ बहुत बड़ी बन जाती हैं और बहुत जल्दी वो डेवलप करती हैं। तो एक तरीके का ये रिप्रोडक्टिव एडवांटेज है। तो इस तरीके से ये कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब देखते हैं वोल्वॉक्स की कॉलोनी को। सो यहाँ पर लगभग 500 से लेके 60,000 एल्गी सेल्स एक बहुत थिक कॉलोनी के अंदर रह सकती हैं। ये देखिए किस तरीके से ये इंडिविजुअल सेल आपको दिखाई दे रही है, जो मैग्नीफाई करके दिखाई गई है, लेकिन ये सब यहाँ पर किस तरीके से कॉलोनीज़ की फॉर्म में ये रह रहे हैं। हर एक सेल के अंदर 2 फ्लैजला आपको मिलेंगे। ये देखिए, ये आपके 2 फ्लैजला हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं इस सेल में, और ये कनेक्टेड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर स्ट्रैंड्स में। यहाँ पर ये अंदर कनेक्टेड होते हैं। उसके अलावा ये सारे के सारे एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में स्विम करते हैं, बिकॉज़ ये कॉलोनी है।
तो जब इनको स्विम करना होता है तो इनका कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा होता है कि ये कोऑर्डिनेटेड फैशन में ही स्विम करते हैं ताकि ये पूरी की पूरी कॉलोनी एक साथ स्विम करे। तो लगेगा कि एक बड़ा ऑर्गेनिज्म स्विम कर रहा है, बट एक्चुअली में ये सारे इंडिविजुअल सेल्स हैं। इनके अंदर टिश्यूज़ या ऑर्गन्स नहीं होते और ये यूनिसेलुलर कॉलोनी होती है रादर देन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो याद रखिए कि ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये यूनिसेलुलर कॉलोनी है। हर एक सेल के अंदर एक रेड आई स्पॉट होता है। आप देखिए ये आपको आई स्पॉट मिलेगा, रेड कलर का आई स्पॉट है और ये लाइट को डिटेक्ट करने के काम में आता है। बिकॉज ये एल्गी हैं और एल्गी को फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए ये लाइट डिटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जो जो सेल्स होती हैं एज पर, उनके अंदर ये आई स्पॉट्स बहुत ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं ताकि ये लाइट की तरफ को जाएं, राइट। सो बेसिकली इनको मैंने जैसे आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत होती है, तो जो भी सेल्स हमारी एज पर मिलेंगी वहाँ पर ये आई स्पॉट होगा, उनके अंदर ज़्यादा डेवलप होगा और जब भी जहाँ पर भी उनको लाइट का सोर्स मिलेगा वो उस तरफ स्विम करना स्टार्ट कर देगी और वो पूरी की पूरी कॉलोनी उसका बेनिफिट लेगी। यानी अंदर जो हमारे सेल्स हैं उनके अंदर तो वो रेड आई ये इतना ज़्यादा या आई स्पॉट डेवलप नहीं है, लेकिन जो बाहर की सेल्स हैं वो उसको बेनिफिट देती हैं कि वो लाइट की तरफ जाएं और अंदर की सेल्स उनको फॉलो करती हुई जाती हैं। बिकॉज ये जैसे मैंने आपको बताया कि दोनों फ्लैजला बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में ये लोग आपस में सारी सेल्स के जो फ्लैजला हैं वो स्विम करते हैं और मूव करते हैं। हर एक सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, बट सम कॉलोनीज में ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, राइट। ऑल्दो ये फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं, हर एक के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, लेकिन कुछ कॉलोनीज बाहर से भी न्यूट्रिएंट्स ले सकती हैं। दूसरी है एक कोएनोफ्लैजलेट की कॉलोनी, राइट। ये देखिए आप कोएनोफ्लैजलेट सेल्स हैं और ये उसकी एक कॉलोनी है। तो ये सिंगल सेल है और ये यहाँ पर इसकी कॉलोनी है यहाँ। तो ये क्या है, ये यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं, कॉलर्ड फ्लैजिलेट्स होते हैं, ये प्रोटिस्ट हैं। तो ये देखिए आपको कॉलर दिखाई देगा, ये देखिए इसको हम लोग कॉलर्ड बोलते हैं। ये आपको जो दिख रहा है ये कॉलर, हम इस स्ट्रक्चर को कॉलर बोलते हैं। और ये फ्लैजिलेट्स हैं और ये प्रोटिस्ट होते हैं, राइट। सो बेसिकली ये प्रोटिस्ट हैं। ये ओवॉइड हो सकते हैं या स्फेरिकल सेल इनकी बॉडी होती है और इनके अंदर एक सिंगल फ्लैजलम होता है जिसको कॉलर्ड फ्लैजलम बोलते हैं। बिकॉज ये फ्लैजलम चारों तरफ से एक कॉलर से ये इस फ्लैजलम के चारों तरफ ये कॉलर है, इसलिए हम इसको बोलते हैं सिंगल कॉलर्ड फ्लैजलम। ये फ्री लिविंग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर ये कॉलोनियल फॉर्म में भी मिल सकते हैं। तो दोनों तरीके की चीज़ें हैं, ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं या ये कॉलोनी फॉर्म में भी मिल सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये कॉलोनी है और ये फ्री लिविंग है। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये इवोल्यूशनरी लिंक हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बीच में। ओके, सो ये हमारे क्वेनोफ्लैजलेट्स जो होते हैं दे आर इवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन द यूनिसेलुलर एंड द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, चलिए अब अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये तो बहुत अलग अलग तरीके के स्पेशलाइज्ड सेल से मिलके बनी हुई होती हैं। ओके, इनका जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है क्योंकि इनको माइक्रोस्कोपिक साइज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो इनके ओवरऑल बॉडी का टोटल सरफेस एरिया टू वॉल्यूम बहुत स्मॉल होता है, लेकिन जो इंडिविजुअल सेल्स होती हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं और उनका इंडिविजुअल सेल्स का सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो बहुत ज़्यादा होता है। याद रखिए ओवरऑल बॉडी का तो ऐसे भी है जो रेशो है वो बहुत कम होगा क्योंकि बॉडी बड़ी है, लेकिन बिकॉज वो मल्टी सेलुलर है और उसके अंदर इंडिविजुअल सेल्स होती हैं उसकी वजह से ये लार्जर सरफेस एरिया टू वॉल्यूम इंडिविजुअल सेल्स का होता है। कुछ स्मॉल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो केवल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस पर ही डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए या गैस एक्सचेंज के लिए, इसलिए वो अपनी सेल्स के साथ और सराउंडिंग्स के साथ बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं और उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन जो लार्ज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके जो टिश्यूज़ होते हैं वो ऑर्गन्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं और इसकी वजह से उनके अंदर एक सिस्टम बना हुआ होता है जो कि न्यूट्रिएंट्स को एफिशिएंट अपटेक के लिए काम में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, या फिर गैसेस को लेने के लिए एक अलग सिस्टम उनका डेवलप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस तरीके से मूवमेंट के लिए उनके अंदर स्केलेटल सिस्टम हो जाता है या फिर उनके कोऑर्डिनेशन के लिए वहाँ पर नर्वस सिस्टम हो जाता है। तो ये अलग अलग सिस्टम्स को डेवलप कर लेते हैं। ओके,
इनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर आपको मिलेगा, अलग अलग टाइप की जो सेल्स टाइप्स होती हैं या टिश्यूज़ होते हैं, वो स्ट्रक्चरली सूट होते हैं किसी पर्टिकुलर डिफरेंस फंक्शन को काम करने के लिए। तो कुछ टिश्यूज़ या कुछ जो सेल्स होती हैं वो कुछ यूनिक काम करती हैं, अलग सेल्स कुछ डिफरेंट काम करती हैं, तो उनके स्ट्रक्चर भी उसी तरीके से अलग तरीके से बने हुए होते हैं जो उनके फंक्शन को एफिशिएंटली करने में हेल्प करते हैं। तो ये एक कॉलोनी आप देख रहे हैं यहाँ पर ये क्या है ये? स्पॉन्ज, राइट। स्पॉन्ज है और ये लोएस्ट लेवल है हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का। मतलब ये हमारे सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, राइट। यहाँ से हम धीरे 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 अगर हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इन्वर्टिब्रेट्स में आगे जाएंगे। शुरुआत करेंगे स्पॉन्जेस से, फिर हम धीरे धीरे फ्लैट वॉर्म, अर्थ वॉर्म्स और आगे हम लोग इंसेक्ट्स, और फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, राइट, अपने टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं स्पेशलाइज्ड सेल्स की, बिकॉज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। तो स्पेशलाइज्ड सेल्स हम किसको बोलते हैं? ऐसी सेल्स को जो कि कुछ पर्टिकुलर फंक्शन को करती हैं, उन सेल्स को हम लोग स्पेशलाइज्ड सेल्स बोलते हैं, और या हम इनको डिफरेंशिएटेड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। अब इनके अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल फीचर्स डेवलप होते हैं जिसकी वजह से ये कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस को कर पाती हैं और ये बाकी की सेल से अलग होती हैं। तो इसीलिए ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं। जितनी भी स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, वो सभी की सभी ओरिजिनेट होती हैं मदर सेल से, जिनको हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल्स। स्टेम सेल्स हमारी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं, यानी ऐसी सेल्स जो कि किसी पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए नहीं बनी, बल्कि उनका काम है उन सेल्स को टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर किसी स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर डेवलप करना, और वो डिफरेंशिएशन के थ्रू किसी पर्टिकुलर सेल में डिफरेंशिएट या स्पेशलाइज्ड हो सकती हैं। अब यहाँ पर एक एग्जांपल है, ये देखिए, ये ब्लास्टोसिस्ट है। और ब्लास्टोसिस्ट आपने कहाँ पढ़ा होगा? आपने पढ़ा होगा इसको एम्ब्रियो में। जाइगोट के बाद क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, राइट। एक स्टेज होती है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है। इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इनर सेल मास। क्या बोलते हैं हम इनको? इनर सेल मास। जब ये इनर सेल मास को हम लोग हार्वेस्ट करते हैं लैब के अंदर और हम इनको ग्रो करते हैं, तब ये बनाती हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। यानी वो स्टेम सेल्स, वो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो कि एम्ब्रियो से ली गई हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। अब ये जो सेल्स होती हैं ये डिफरेंशिएट कर सकती हैं। अब यहाँ देखिए, ये एक स्टेम सेल है जो कि अनडिफरेंशिएटेड सेल है, और फॉर एन एग्जांपल इसके अंदर एक डीएनए है, राइट। हर सेल के अंदर डीएनए होता है, तो स्टेम सेल के अंदर भी ये डीएनए है। और फॉर एग्जांपल इस डीएनए के अंदर ये 4 जीन्स हैं, 1 2 3 4, जस्ट एग्जांपल, ओके, हाइपोथेटिकल, ये 4 जीन्स हैं और ये चारों जीन्स स्विच्ड ऑफ हैं। इसका मतलब ये चारों जीन्स इनएक्टिवेटेड हैं, ये अभी काम नहीं कर रहे हैं, इनका कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। तो ये सेल अनडिफरेंशिएटेड है, ये स्टेम सेल है। अब अगर इसको लिवर सेल में डिफरेंशिएट होना है, फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पर ये जो 4 जीन्स हैं, इनमें से जीन नंबर 2 और जीन नंबर 3 ये स्विच ऑन हो जाएंगे, ये एक्टिवेट हो जाएंगे, और जब इन दोनों के प्रोडक्ट इसको लिवर सेल में कन्वर्ट कर देंगे। आपको बात समझ में आ गई? अनडिफरेंशिएटेड से डिफरेंशिएटेड सेल को बनने के लिए कुछ पर्टिकुलर जीन्स स्विच ऑन हो जाते हैं, और वो जीन उस पर्टिकुलर सेल के स्पेशलाइज्ड फंक्शन को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो अगर यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया गया है कि अगर स्टेम सेल को लिवर सेल में बदलना है, तो उसको अपने जीन नंबर 2 और जीन नंबर 3 को एक्टिवेट करना होगा, और जब ये स्विच ऑन होंगे तो ये सेल जो अनडिफरेंशिएटेड है ये लिवर सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन अगर यही सेल को किडनी सेल्स के अंदर कन्वर्ट होना है, तो यहाँ पर इसको डिफरेंट सेट ऑफ जीन्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा। यहाँ पर फॉर एग्जांपल जीन नंबर 1, जीन नंबर 3 और जीन नंबर 4, ये इन 3 जीन्स को अगर ये स्विच ऑन करेगी और जीन नंबर 2 स्विच ऑफ रहेगा, तब ये किडनी सेल में डिफरेंशिएट हो जाएगी। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर सेल अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल के अंदर डिफरेंशिएट हो सकती है, और इसको हम लोग बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन।
राइट? जब एक सेल, स्टेम सेल, किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइज्ड सेल में डिफरेंशिएट होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल डिफरेंशिएशन। और यहाँ पर ये सेल डिफरेंशिएशन किस लिए हो पा रहा है? ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर सेलेक्टेड जीन्स हमारे एक्टिवेट हो रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। इसके लिए टर्म है, क्या है? डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। इसका मतलब हमारे कुछ जीन्स स्विच ऑफ रहेंगे और कुछ जीन्स हमारे स्विच ऑन रहेंगे। अब वो कौन से जीन्स हो सकते हैं? हज़ारों जीन्स होते हैं। उनमें से कौन सा सेट ऑन होगा, क्या कौन सा ऑफ होगा, वो डिपेंड करता है कि कहाँ पर हमारा ये कौन सी सेल के अंदर उसको डिफरेंशिएट होना है। ठीक है? तो ये हमारी स्पेशलाइज्ड सेल्स बन गई। अब डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जब होती हैं तो वो एम्ब्रियो के अंदर होंगी, और जब वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स एम्ब्रियो के अंदर डिफरेंशिएट करती हैं तो ये बनाती हैं हमारे अलग अलग टिश्यूज़ को। तो जाइगोट है ये जो सिंगल सेल होती है, यहाँ से ये ब्लास्टोसिस्ट बनता है। उसके बाद ये गैस्ट्रुलेशन में आ जाता है, और यहाँ पर ये बनती हैं हमारी 3 लेयर, 3 फंडामेंटल लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और ये एक्टोडर्म आगे चल के अलग अलग हमारे टिश्यूज़ में डिफरेंशिएट करती हैं। जैसे यहाँ पर ये स्किन सेल्स में, न्यूरॉन में या पिगमेंट सेल्स में हमारी ये एक्टोडर्म डिफरेंशिएट करेगी। मेसोडर्म हमारी कार्डियक मसल सेल, स्केलेटल मसल सेल में, ट्यूब्यूलर सेल ऑफ किडनीज़ में, आरबीसीज़ में, या फिर गट की स्मूथ मसल सेल्स के अंदर ये डिफरेंशिएट करेंगी। और एंडोडर्म हमारी पैनक्रियास में, थायरॉइड्स में, या लंग सेल्स के अंदर या एल्वियोलर सेल्स के अंदर ये डिफरेंशिएट करेंगी। इसके अलावा ये बनाती हैं जर्म सेल्स जो कि आगे जाके डिफरेंशिएट करेंगे स्पर्म्स में और एग्स में। तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? शुरुआत हमारी हो रही है ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल से। और वो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स इतने अलग अलग तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स को जनरेट कर सकती हैं। ये कैपेसिटी इनकी कहलाती है प्लूरीपोटेंसी। प्लूरीपोटेंसी का मतलब होता है कि जब एक स्टेम सेल बहुत सारी डिफरेंट सेल्स में डिफरेंशिएट करने में कैपेबल होती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लूरीपोटेंसी। राइट? तो ये है हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो कि एम्ब्रियो के अंदर काम करती हैं। इसके अलावा हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमारे टिश्यूज़ के अंदर, अलग अलग टिश्यूज़ के अंदर कुछ स्टेम सेल्स होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एडल्ट स्टेम सेल्स। और ये एडल्ट स्टेम सेल्स भी थोड़ा थोड़ा डिफ्रेंसिएशन करने के लिए होती हैं, लेकिन इनकी कैपेसिटी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जितनी नहीं होती, इनकी कैपेसिटी थोड़ा लिमिटेड होती है। फॉर एग्जांपल ये प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये जस्ट एक एग्जांपल है। ये जाइलम में जो कि आपके वाटर कंडक्शन का काम करते हैं, उन टिश्यूज़ में ये चेंज हो सकता है। ये फ्लोएम सेल्स को बना सकता है जो कि आपके फूड को या बाकी की चीज़ों को कंडक्ट करते हैं सेल के अंदर। ये रूट्स के अंदर या रूट हेयर सेल में डिफरेंशिएट हो सकता है, या फिर ये लीफ की एपिडर्मिस बना सकता है। तो इस तरीके से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंदर डिवीजन पावर और डिफरेंशिएशन पावर होती है। अब अगर हम एनिमल्स की बात करें तो ह्यूमन के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं और इन सब के अंदर हमारी एडल्ट स्टेम सेल्स होती हैं। सो यहाँ जो इनकी कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है, और इनका जो मेजर रोल होता है वो मेजर रोल होता है इनका रिपेयर करने में। अगर हमारे टिश्यू के अंदर किसी तरीके की कोई सेल है और वो या तो उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है, या फिर वो इंजरी के थ्रू या किसी और रीज़न के थ्रू डेड हो गई है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हमारी ये एडल्ट स्टेम सेल्स मेजरली काम करती हैं। ओके, तो ये है हमारा सेल डिफरेंशिएशन। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से जो सेल की स्ट्रक्चर होती है और जो उसका फंक्शन होता है, उनमें क्या रिलेशनशिप होता है। यहाँ देखिए एक फंक्शन हम लोग ले रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पर, कि जो सेल्स हैं वो अपने एनवायरनमेंट के साथ सब्सटेंसेस को एक्सचेंज कर रही हैं। ये एक फंक्शन है। अब इसके लिए सेल्स के अंदर क्या स्ट्रक्चरल चेंज होने चाहिए? अब बिकॉज़ वो एनवायरनमेंट के साथ अपना एक्सचेंज कर रही है मटेरियल को, तो इसका मतलब ये है कि उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ाना है। उनका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाएगा कि उनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ जाए। अब उसके लिए क्या हो सकता है? वो फ्लैटन हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल लंग के एल्वियोलाई में आप देखिए फ्लैटेंड सेल्स होती हैं, या फिर वो इलोंगेटेड हो सकती हैं जो कि क्यूबॉइड से बेटर होती हैं। ये देखिए लीफ के अंदर ये इलोंगेटेड पैलिसेड है, तो ये बहुत इलोंगेटेड हो गई, तो उससे क्या है कि इनका सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बढ़ गया। उसके अलावा क्या है कि ये एक्सटेंड हो सकती हैं, जैसे रूट हेयर्स में आप देखिए कि ये रूट हेयर्स में ये सेल यूनिसेलुलर हेयर्स होते हैं,
ये एक्सटेंड हो गए तो यहाँ पर क्या है कि इनका सरफेस एरिया बढ़ गया। अब ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी को और न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। या फिर ये विलाई, जो कि आपके इंटेस्टाइन में आप देखिए ये इंटेस्टिनल सेल्स हैं और यहाँ पर ये माइक्रोविलाई आपको दिखाई देंगे, जो कि हमारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे और इससे एब्जॉर्प्शन काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो इस तरीके से अगर उनका काम सेल्स का सब्सटेंसेस को एक्सचेंज करना है अपने एनवायरनमेंट के साथ, यानी कि उसको लेना और देना है, तब उस केस में ये सारे स्ट्रक्चरल फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हमारा काम करती हैं आरबीसीज। तो अब आरबीसीज की शेप क्या होती है, ये बाइकॉनकेव होती हैं। जब ये बाइकॉनकेव होंगी तो यहाँ क्या होगा, डिफ्यूजन बहुत रैपिड होगा बाइकॉनकेव के केस में, राइट। ये स्मॉल होती हैं और जब ये स्मॉल होंगी तो ये इजीली स्क्वीज़ कर जाती हैं टिश्यूज़ के अंदर भी और ये अपने इसमें वेस्कुलर्स में भी, राइट। तो यहाँ पर ये हो जाती हैं। इसके अलावा नो न्यूक्लियस या ऑर्गेनली, अब जब न्यूक्लियस नहीं है और ऑर्गेनली नहीं है तो वो जो स्पेस ये बचा, उस स्पेस में ये ज़्यादा से ज़्यादा हीमोग्लोबिन को पैक कर सकती हैं और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर कर सकता है या कार्बन डाइऑक्साइड को कर सकता है। तो इस तरीके से ये जो काम किया ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का, इसके लिए ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आए सेल्स के अंदर और ये आरबीसीज हैं जो कि ये सारे स्ट्रक्चरल चेंजेस के साथ काम करती हैं। ये देखिए ये बाइकॉनकेव है, इसका व्यू साइड व्यू है कट में और ये आपका टॉप व्यू है, आपको दिखाई देगा, राइट। तो इस तरीके से जो सेल जिस तरीके का फंक्शन करती है उसकी स्ट्रक्चर उसी तरीके की डेवलप होती है। तो ये हमारी बॉडी का ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर या मल्टी सेलुलर एनिमल्स के अंदर जो अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विद इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस कुछ स्पेसिफिक फंक्शन को जो करता है उसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू। So, what is the definition of tissue? Tissue is a group of similar cells along with intercellular substances which perform a specific function. Now, जब डेवलपमेंट शुरुआत होती है एनिमल में और एनिमल एम्ब्रियोनिक सेल्स धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट करती हैं, तो वो तीन फंडामेंटल एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ को जनरेट करती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं जर्म लेयर्स, जैसे आपने अभी पीछे देखा। तो वो तीन जर्म लेयर्स हैं हमारी एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। ये हमारी तीन फंडामेंटल एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ हैं और यही तीनों टिश्यूज़ से हमारे पूरी बॉडी के बाकी के टिश्यूज़ भी जनरेट होंगे। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं एक्सेप्ट स्पॉन्जेस, क्योंकि स्पॉन्जेस हमारे सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, दे कंसिस्ट ऑफ ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज। सिर्फ 4 तरीके के टिश्यूज होते हैं हर एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। वो है एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मसल टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ये सारे हमारे बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। याद रखिए यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है, स्पॉन्जेस। ऑलराइट, ये जो सारे टिश्यूज़ हैं ये स्पेसिफिक प्रपोर्शन में और पैटर्न में ऑर्गन बनाते हैं। जैसे स्टमक के अंदर अलग अलग टिश्यूज़ हैं, लंग के अंदर अलग टिश्यूज़ हैं, हार्ट के अंदर अलग टिश्यूज़ हैं, किडनी के अंदर अलग टिश्यूज़ हैं। तो जो प्रपोर्शन बनेगा वो प्रपोर्शन इनके अंदर सब के अंदर अलग अलग होंगे। किसी के अंदर ज़्यादा मसल्स होंगी तो किसी के अंदर कम मसल्स होंगी। अब हार्ट तो पूरा का पूरा मस्कुलर है, उसको तो बीट करना है पूरी ज़िंदगी, तो सबसे ज़्यादा मसल्स उसकी हार्ट में होंगी। स्टमक में भी काफ़ी मसल्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि चर्निंग होती है यहाँ पर फूड की, राइट। फूड का एब्जॉर्प्शन और फूड को अच्छे से डाइजेशन का काम करता है ये। यहाँ पर मसल्स होंगी, लेकिन लंग्स में इतनी मसल्स नहीं होंगी, राइट। वहाँ पर सेल्स ज़्यादा होंगी और किडनीज़ में भी इतनी ज़्यादा मसल्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हर एक का प्रोपोर्शन होता है हर एक टिश्यू के अंदर और उसका जो प्रोपोर्शन होता है और पैटर्न होता है वही ऑर्गन के अंदर वो उस ऑर्गन की फंक्शन को डिसाइड करता है, right? Now, when two or more organs performing a common function by their physical and or chemical interaction together, they form a organ system. जब दो या दो से ज़्यादा टिश्यूज़ एक तरीके का काम करते हैं फिजिकल या केमिकल इंटरेक्शन के थ्रू, कुछ ऐसा कॉमन फंक्शन करते हैं, तब वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। फॉर एग्जांपल वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम में शुरुआत हो जाती है हमारे माउथ से, टंग से हो जाती है, राइट। इसमें टीथ भी हमारे काम आते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ईसोफेगस हो गया, ओके, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, ये सारे के सारे हमारे फंक्शंस।
करते हैं और डाइजेशन का। तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। इसमें लिवर जुड़ जाता है, पैनक्रियाज जुड़ जाता है, गॉल ब्लैडर जुड़ जाता है। ये सभी के सभी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारी नोज़ हो गई, ओके। उसके बाद हमारे जो हमारा ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गई, ब्रोंकियोल्स हो गए, एल्वियोलाई हो गए, लंग्स हो गए, ये सारे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट। तो अलग अलग सिस्टम्स के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और वो अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग टिश्यूज़ से मिलके बने होते हैं। टिश्यूज़ हमारे चार ही हैं और वो चार अलग अलग प्रोपोर्शंस में हर एक के अंदर होते हैं। तो इस तरीके से हमारी सेल से टिश्यूज़ की जर्नी स्टार्ट होती है। तो हम लोग आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करेंगे। अब हम आगे आपसे मिलेंगे, अलग अलग टिश्यूज़ के बारे में बात करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड थैंक यू।